हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए कक्षाओं में आगे शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। सबसे पहले जनरेशन्स को समझते हैं कि जनरेशन होती क्या है। जनरेशन का हिंदी अर्थ होता है पीढ़ियाँ। पीढ़ियों का अर्थ होता है, सामान्य तौर पे अगर हम पीढ़ियों की बात करेंगे तो पीढ़ियों का अर्थ होता है विकास, इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पहले कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन किए गए, किस किस दौरान क्या क्या चीज़ें आईं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। चार्ल्स बेबेज का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे एक डिवाइस है जिसका नाम है अबेकस। किसी ने नाम सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, सुना हो ना सुना हो कोई बात नहीं है। पहले जानते हैं कि अबेकस दिखता कैसा है। यहाँ पर ऐसे आजकल पता है अबेकस का यूज हो रहा है बच्चों को काउंटिंग सिखाने में, प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आजकल तो सब में ही हो गया है। बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये माना जाता है कि अबेकस सबसे पुरानी डिवाइस है जिससे काउंटिंग सीखी गई। ठीक है, 1 2 3 4, इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इत्यादि भी आजकल बच्चों को सिखाया जाता है। तो अगर एकदम पीछे चल रहे हैं, काफ़ी पीछे, हमारे पास कोई विशेष मशीन नहीं है, ठीक है, तो उस दौरान अबेकस बनाया गया और उसी से काउंटिंग की गई। काउंटिंग कैसे की गई? अबेकस ऐसे इसको काउंट किया, 1 है, 2 है, 3 है, ऐड करने के लिए भी यूज़ किया गया। ठीक है, अब सीधे आते हैं कंप्यूटर रिवोल्यूशन में मशीन पे। कुछ खास चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। ठीक है, खासकर चार्ल्स बेबेज के बारे में, सच में बहुत ग्रेट थे वो। ठीक है, देखिए कंप्यूटर डेवलपमेंट में जैसे सामान्य तौर पे माना जाता है, आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कहीं बताया गया है कि कंप्यूटर की शुरुआत 1940 से हुई, कहीं पर बताया गया 1945 से हुई। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर डेवलपमेंट के पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब कंप्यूटर नहीं आया था, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कंप्यूटर बन ही गया होगा, कुछ ना कुछ और बना होगा उसके पहले, कुछ मशीनें बनी होंगी, ये हुआ होगा, वो तरह तरह की झाम हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, इतिहास में अपनी जगह बनाने वाली मशीन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर के विकास में इन मशीनों का भी हज़ारों मशीनें आई। ठीक है, लेकिन कुछ मशीनों का विशेष योगदान रहा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक मशीन थी एडिंग मशीन, जिसे बनाया था पास्कल ने। पास्कल एडिंग मशीन। ठीक, पास्कल की एडिंग मशीन क्या कर रही थी? जोड़ रही थी और घटाना कर रही थी। पास्कल जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने एक ऐसी मशीन, मतलब पूरे विश्व में पहली बार एक ऐसी मशीन आई जो जोड़ और घटाना कर सकती थी। ये बड़ी चीज़ थी। अभी तक हम अबेकस से ऐसे काउंट कर रहे थे, ऐसे ऐसे, लेकिन अब एक मशीन आई जिसके द्वारा हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते थे, उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, इतनी बड़ी चीज़ जैसे कि भारत वर्ल्ड कप पहली बार जीत गया हो, इतनी बड़ी चीज़ थी। तो पास्कल की एडिंग मशीन पहली मशीन मानी जाती है जो कि कंप्यूटर के विकास में एक पहला पायदान था। ठीक है, उसी से धीरे धीरे मशीनें आगे बढ़ती गई। पास्कल की एडिंग मशीन बनी। पास्कल की एडिंग मशीन में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये केवल जोड़ और घटाना कर सकती थी। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी के मध्य की। 16वीं शताब्दी के मध्य का मतलब होता है 17वीं शताब्दी के मध्य की, तो 1650 के आसपास का ये समय था। ठीक है, उस दौरान ये बनाया गया।
इसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो मैंने बताया कि ये केवल जोड़ और घटाना कर सकती है। ये एक अच्छी चीज़ थी, जोड़ घटाना पॉजिटिव एक चीज़ लेके चलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ मिली है उससे संतोष नहीं है, हमको कुछ और भी चाहिए। तो जोड़ और घटाना तो हो रहा था, लेकिन इससे गुणा और भाग नहीं किया जा सकता था। तो इस कमी को दूर करके एक और मशीन बनाई गई, लिबनिज ने मशीन बनाई और इसे नाम दिया गया रेकनिंग मशीन। लिबनिज की मशीन का नाम क्या था? रेकनिंग मशीन। इसकी खास बात जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये मशीन चारों कर सकती थी फिलहाल के लिए, क्योंकि पास्कल की मशीन का एक कॉम्पिटिटर आ गया, वो भी अच्छा, तो पास्कल की मशीन बंद हो गई, लिबनिज की मशीन चलने लगी। देखिए, मशीनों के इतिहास में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या रही है पूरी इतिहास में, ठीक है, अब वो समस्या लगभग ना के बराबर है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या उसका देर तक काम करना रहा है। मशीनें बहुत देर तक काम नहीं कर पाती थी, गर्म हो जाती थी, ये वो ऐसे वैसे तरह तरह की ढेर सारी चीज़ें, मतलब हम बहुत देर तक उस पर काम नहीं कर सकते थे। तो इस समस्या से बचने के लिए, मतलब असल में लिबनिज की मशीन चल रही थी, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन अब है क्या, अब ये तो आ गई, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, तो इससे कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। बेहतर बनाने में क्या हुआ, गिरो ना भैया, कॉलमर ने एक मशीन बनाई जिसे नाम दिया गया मल्टीप्लाइंग मशीन। पता है कॉलमर की मशीन की खास बात क्या थी? ये सारी चीजें वो कर सकता था जो कि लिबनीज की मशीन भी कर सकती थी। तो खास बात क्या हुई? खास बात दो ही चीजें हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और दो प्रोडक्ट का काम एक ही जैसा है, एकदम एग्जैक्टली एक जैसा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोनों प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज कंपेयर करते हैं उसका प्राइस, ठीक है, प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, ये मशीन थोड़ी सी सस्ती थी लिबनीज की अपेक्षा, पहली चीज। और दूसरी सबसे मुख्य चीज उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी, ठीक है, इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, मतलब ये ज़्यादा विश्वसनीय था। अगर इस पर 1 घंटा काम कर सकते थे तो इस पर 1.5 घंटा 2 घंटा काम कर सकते थे। बस हुआ क्या, जल्दी। और ये मशीन बनाई गई सन 1673 में, ठीक है। थोड़ा सा जो सन अभी लिख रहा हूँ उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंसी की कितनी कमी थी इस दौरान, या अभी भी है, काफ़ी है कम, ठीक है। लोग कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, जो चल रहा है उस पर चलते रहना चाहते हैं। कॉलमर ने मशीन बनाई 1673 में, मल्टीप्लाइंग मशीन नाम से, ठीक है। अब देखिए, इस बीच में मशीनें आई, मतलब कॉलमर की मशीन के बाद भी मशीनें आई, ऐसा नहीं है कि मशीनें नहीं आई, लेकिन वो बेहतर नहीं थी। अब बेहतर नहीं थी तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, जब बेहतर नहीं होंगी तो लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे तो बात खत्म, इतिहास में वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो इतिहास में जगह बनाने वाली असली मशीन कौन सी थी, मतलब अगली मशीन, सॉरी, अगली मशीन थी, नाम सुना सुनाया है, बैबेज। बैबेज का डिफरेंस इंजन। चलिए, चार्ल्स बैबेज अच्छे थे, बहुत अच्छे। पता है ये कब बनी थी? सन 1822 में। कॉलमर की मशीन कब बनी थी? सन 1673 में। घटाइए, 12 में से 3 गया 9, 11 में से 7 गया 4, टोटल लगभग 150 साल। मतलब 150 साल के बीच कोई इतनी अच्छी मशीन नहीं बना पाया जो कॉलमर की मशीन की जगह ले सके। सोचिए कितना इंटेलिजेंट दिमाग था भाई, ठीक है, कि कोई आया ही नहीं ऐसा जो कुछ ऐसा बना सके जो कॉलमर की मशीन को टक्कर दे सके। कोई ऐसा नहीं था। 150 साल,
150 साल तक कॉलमर का एक छत्र राज्य रहा, ठीक है। तो चलिए अब 150 साल के बाद क्या हुआ ये तो जाना जाए। चार्ल्स बेबेज, देखिए आप चार्ल्स बेबेज के बारे में जानते हो ना जानते हो, क्या उन्होंने बनाया ना बनाया, भले ना जानते हो, लेकिन कम से कम आप ये तो जानते होंगे चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए फादर ऑफ कंप्यूटर है तो कैसे हैं, क्यों है, ये सब भी पढ़ा जाए। सन 1822 में इन्होंने जो मशीन बनाई उसका नाम है डिफरेंस इंजन। इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात ये थी जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जैसा कि कॉलमर कर रहे थे। दो और खास बातें थी। एक खास बात ये थी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकता था। कुछ विशेष प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन इसके द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। विशेष प्रकार की गणित होती है, ठीक है, अवकल गणित हिंदी में कहते हैं उसको। एक तो ये कर सकता था, सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार का। और सबसे मुख्य चीज इसमें क्या था? रिजल्ट को स्टोर किया जा सकता था। इट कैन बी स्टोर, मतलब जो रिजल्ट था उसको स्टोर कर सकते थे। ये सबसे जरूरी चीज थी, ठीक है। कैसे स्टोर करते थे वो अलग चीज है, लेकिन इन्होंने जो मशीन बनाई, अब ये एक तरह का इवोल्यूशन था, क्योंकि 150 साल के आसपास बीत चुके थे, ठीक है। और अब लोगों को, मतलब 150 साल का मत समझ रहे हैं, कुछ लोग की कई पीढ़ियां बीत गई, ठीक है। तो अब लोगों को कुछ नया चाहिए था। मशीनें आई बीच में, लेकिन अब क्या करें, अच्छी नहीं थी तो लोगों ने नहीं यूज़ किया। ये तो चलने लगी मशीन, ठीक है, अच्छी थी, सस्ती थी, ठीक है। अब आए चार्ल्स बेबेज को अपनी मशीन में कुछ कमियां दिखी, जो भी उनको कमियां दिखी हो, उन्होंने अपनी मशीन में परिवर्तन, कोई नई मशीन नहीं बनाई गई, जो मशीन थी उसमें चेंज किया गया और उसे नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, क्या नाम दिया गया? एनालिटिकल इंजन। इसी में थोड़ा सा चेंज करके एनालिटिकल इंजन दिया गया। अब एनालिटिकल इंजन नाम देने का क्या मतलब था, क्यों नाम दिया? सबसे पहले तो ये जानिए कि 1822 में ये बना था, और ठीक 11 साल बाद, 11 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपने मशीन में चेंज किया और उसे एक नाम दे दिया गया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या कर रहा था? ये कर रहा था जोड़, घटाना, गुणा और भाग, डिफरेंशियल इक्वेशन सब कर रहा था, स्टोर भी कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या कर रहा था? आखिर इसके अलावा कुछ तो कर रहा होगा, तभी तो उन्होंने मशीन में परिवर्तन किया था। सबसे पहले ये लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता था। लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 नंबर दिया, बताइए 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, तो आप बता देंगे 7 बड़ा है, कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, ठीक है। ये लॉजिकल हो गया, वहां जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार के इक्वेशन को वो सॉल्व कर सकता था, ठीक है, लॉजिकल इक्वेशंस को। इसके अलावा ये तो ठीक था, लॉजिकल इक्वेशन एनालिसिस कर रहा है, 10 नंबर दे दिए गए, सबसे छोटा वाला पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये भी कर सकता, सॉर्ट कर सकता था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन इस मशीन को एक और चीज थी जिसने खास बनाया। क्लास की शुरुआत में, पहली क्लास में मैंने आपको कुछ खास चीजें बताई थी, ठीक है, जिसमें कुछ नाम थे, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोर एंड लास्ट वन इज कंट्रोल। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जिसका क्लियर नहीं होगा वो पिछली वीडियो में जा करके देख लेगा, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस, स्टोर और कंट्रोल, ठीक है। इस मशीन की खास बात ये थी कि इन 5 प्रक्रियाओं के लिए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोर और कंट्रोल के लिए, इसमें अलग अलग डिवाइसेस लगी थी। इनपुट के लिए भी लगा हुआ था, आउटपुट के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी, स्टोर के लिए भी और कंट्रोल के लिए भी, ठीक। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे सारे मॉडर्न कंप्यूटर इसी थियरी पे काम करते हैं। थियरी यही है, ठीक है, इसी थियरी पे काम करते हैं। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए पूरे जीवन काल, इनका जो भी जीवन काल था, उसमें जो भी मशीनें इन्होंने बनाई, उसमें से केवल 2 मशीनें मुख्य थी, एक आपका डिफरेंस इंजन और एक आपका एनालिटिकल इंजन। लेकिन आप ये सोचिए कि यहां कहीं भी वर्ड कोई यूज हुआ कंप्यूटर नाम का, कंप्यूटर कहीं यूज नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं भी कंप्यूटर नाम का कोई वर्ड हमने कहीं लिखा नहीं है इसमें, मतलब इस दौरान कंप्यूटर नाम का वर्ड ही नहीं था, आप ये सोचिए।
लेकिन फिर भी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो दूसरी मशीन थी एनालिटिकल इंजन, उसमें ये सारी चीज़ें लगी हुई थी और आज भी हमारे सारे कंप्यूटर इसी आधार पर काम करते हैं। थियरी यही है, इसी कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। सन 1833 में इन्होंने मशीन बनाई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कुछ कुछ किताबों में आपको पहले कंप्यूटर मतलब पहली जनरेशन कंप्यूटर की 1940 से मिलेगी, कुछ में मिलेगी 1945 से। खैर वो अलग विषय है। मान लेते हैं कि 1940, ठीक है। इन्होंने पहली मशीन बनाई 22 में, दूसरी मशीन 1833 में। क्या 1940 तक ही जिंदा रहे होंगे? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जब जिंदा नहीं तो उनको फादर कंप्यूटर क्यों कहें? क्यों? क्योंकि थियरी इन्हीं की थी, ठीक है। बनाया किसने वो अलग चीज़ है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला कंप्यूटर बनाया कौन, आखिर में उसका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर नहीं बनाया, फिर भी फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चीज़ बनाई वो थियरी आज भी हमारे सारे कंप्यूटर्स में उपयोग की जाती है। इसी कारण से फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पहले कंप्यूटर के बारे में। पहला कंप्यूटर कैसा था, क्या था, कौन बनाया, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, द फर्स्ट कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कैसा था, कौन बनाया, ठीक है। सबसे पहले जानिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर होवार्ड आयकन। क्या नाम था? डॉक्टर होवार्ड आयकन। इंटेलिजेंट तो थे ही, क्योंकि नाम तो आया है तो मतलब इंटेलिजेंट ही होंगे। इन्होंने क्या किया, जो थियरी थी चार्ल्स बेबेज की, उसी थियरी के आधार पे कुछ नया बनाने की कोशिश की। अब देखिए, नया बनाना, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास इतने पैसे हो सकते हैं कि आप कुछ नया और बड़ा बनाएं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी जिसका नाम है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, कंपनी से मिले और इन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया कि हम ये इस प्रकार की मशीन बनाना चाहते हैं। खैर कंपनी प्रपोजल देख के मान गई होगी, तभी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो डॉक्टर होवार्ड आयकन ने एक मशीन तैयार की, ठीक है। उस मशीन का नाम पड़ा मार्क फर्स्ट। इसे क्या नाम दिया गया? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट को जो है पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। अभी हम थोड़ा सा आगे और समझाएंगे इसके बारे में। मार्क फर्स्ट को पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। पहले इसके बारे में जानते कितना बड़ा था ये। सबसे पहले जानिए इसकी लेंथ क्या थी। इसकी लेंथ थी 24 मीटर, 24 मीटर लंबा। विड्थ जानिए 15 मीटर। हाइट जानिए 2.44 मीटर। अब सोच लीजिए कितना बड़ा रहा होगा ये। अच्छा, इसके अलावा इसका वजन तो जानिए 30 टन। 30 टन में कितना किलो होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना किलो होता है, ठीक है। हम भी थोड़ा जान लें कि टन को किलो में बदलने आता है कि नहीं, टन हो गया, कुंटल हो गया, किलो में बदलने आता है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर आप लोग। तो इसका वजन 30 टन था, हिलेगा नहीं, ठीक है। इसमें जो पार्ट्स लगे हुए थे उनकी कुल संख्या लगभग 7,50,000 थी। 7,50,000 पार्ट्स लगे हुए थे। तो अगर मतलब पहले कंप्यूटर की बात की जाए तो पहले कंप्यूटर का नाम था मार्क फर्स्ट। बनाया किसने? डॉक्टर होवार्ड आयकन ने। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा गया? चार्ल्स बेबेज को। डॉक्टर होवार्ड आयकन का नाम तो हमको लग रहा है आप लोग से 90% लोग पहली बार सुने होंगे कि डॉक्टर होवार्ड आयकन भी कोई थे। पहला कंप्यूटर यही बनाए थे मार्क फर्स्ट नाम का। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है बताइए पहला कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी थी?
कंपनी का नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये हमने पहले कंप्यूटर के बारे में बताया, काफ़ी भारी था। अच्छा ये सोचिए, जैसे ये 30 टन का कंप्यूटर है, 24 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, 2.44 मीटर ऊंचा, कैसे खरीदा जाता होगा? देखिए एक्चुअल में हमको नहीं पता, हम अपना अजम्पशन बता रहे हैं कैसे खरीदा जाता होगा। अगर किसी को, एक तो सामान्य व्यक्ति इसको खरीद ही नहीं सकता था, ठीक है, उस दौरान चीज़ें बहुत महंगी थी, तो व्यापारिक तौर पे अगर किसी को खरीदना था तो कैसे खरीदता होगा? सबसे पहले क्या करता होगा, मेरा अजम्पशन मैं बता रहा हूँ, आप अगर कुछ आपका अजम्पशन होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मेरा अजम्पशन ये है कि जिसको भी खरीदना होता होगा सबसे पहले उस कंपनी से मिलता होगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताता होगा कि हमें इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार के कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से उनके लिए कंप्यूटर तैयार किया जाता होगा। अब चूंकि देखिए, चूंकि ये 24 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, ठीक है, 2.44 मीटर ऊंचा है, तो इसको लेके कैसे जाएंगे? तो ऐसे ही नहीं जाता होगा। मेरे हिसाब से क्या होता होगा, ये कंपनी जो है उस व्यक्ति के यहाँ एक टीम भेजती होगी। सबसे पहले कंप्यूटर भी नहीं गया, उस जगह को सेटअप करने के लिए कि जहाँ वो रखा जाएगा। छोटी मोटी जगह तो चाहिए नहीं, बड़ा सा हॉल चाहिए, ठीक है। उस बड़े से हॉल को सेटअप किया जाता होगा, सारी की सारी चीज़ें, 1-2 महीना लगता होगा उसको सेटअप करने में। उसके बाद क्या होता होगा, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो हैं अलग अलग जो है आते होंगे ट्रकों पर लाद करके। फिर उसके बाद इंजीनियर्स भी साथ आते होंगे, उसको असेंबल करते होंगे, उसमें जितना समय लग जाए, महीना 2 महीना जितना भी समय लगे, वो सारा का सारा असेंबल करके कंप्यूटर चला करके दे करके चले जाते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पहले कंप्यूटर के बारे में था। तो इस तरीके से मेरा अजम्पशन है ये कि इस तरीके से कंप्यूटर खरीदा जाता होगा। वैसे खरीदने वाले ग्राहक कम ही रहे होंगे, बहुत ही कम, ठीक है। आज तो सबके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल तो है ही, ठीक है, और है कंप्यूटर भी है लगभग लगभग सबके पास, ठीक। तो ये हमारे पहले कंप्यूटर के बारे में था। तो हमने देखिए सबसे पहले क्या बताया, मतलब कंप्यूटर के विकास में, इवोल्यूशन में कुछ मशीनों के नाम आए। पहली मशीन थी पास्कल की एडिंग मशीन। पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक ऐसी मशीन, पहली बार मशीन आई जिन्होंने ऐसी मशीन तैयार की जो जोड़ और घटाना कर सकती थी। थोड़ी कमी ये थी कि जोड़ घटाना केवल कर सकती थी, गुणा भाग नहीं कर सकती थी। तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करके, मतलब उसी तरीके की मशीन बनाने की कोशिश की गई। लिबनीज ने एक मशीन बनाई जिसे रेकनिंग मशीन नाम दिया। रेकनिंग मशीन की खास बात क्या थी, जोड़ घटाना गुणा भाग चारों कर सकती थी। पास्कल की मशीन ये नहीं कर सकती थी। लेकिन लेबनीज के रेकनिंग मशीन की कमी ये थी कि ये रिलायबल नहीं थी, ठीक है, थोड़ी महंगी थी। रिलायबल का मतलब बहुत देर तक काम नहीं कर सकते थे, रिलायबिलिटी थोड़ी विश्वसनीयता कम थी इसकी। तो 1673 में जो है कॉलमर ने एक और मशीन तैयार की। उस मशीन को उन्होंने नाम दिया मल्टीप्लाइंग मशीन, जोड़ घटाना गुणा भाग सारा कर सकती थी। सन 1673 के बाद ठीक 1822 में 149 साल बाद चार्ल्स बेबेज आए और उन्होंने एक मशीन तैयार की जिसका नाम दिया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है। उसके अलावा वो रिजल्ट को स्टोर भी कर सकता था। इतना हो गया। फिर उनको अपनी मशीन में कुछ कमियां दिखी होंगी। हाँ, एक चीज़ जानिए, बेहतर आप तभी होंगे जब आपको खुद की कमियां दिखाई देंगी। अगर आपको खुद की कमियां नहीं दिख रही हैं तो आप बेहतर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अंदर झाँकिए, दूसरों का मत देखिए, दूसरे क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों की कमियां बिल्कुल मत ढूंढिए। अगर आप दूसरों की कमी खाली ढूंढते रह जाएंगे तो अपनी कब दूर करेंगे? तो अपनी ढूंढिए, अपनी कमी दूर। तो वही कमी सोचिए, एक बंदे ने अपनी कमी देखी और उसको दूर किया, और जब तक मुझे लगता है, जब तक विश्व होगा कंप्यूटर होगा ही होगा, और तब तक इस बंदे को याद किया जाएगा। सन 1833, आज सन 2023 हो गया, 10 साल बाद 200 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इतने साल भी हम उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, और हमको लगता है हजारों साल तक अभी नाम लिया जाएगा। क्या? उन्होंने अपने अंदर कमी ढूंढी, कमी ढूंढ करके उन्होंने अपने मशीन में थोड़ा सा चेंज किया, उसको एक नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर रही थी, डिफरेंस इंजन की तरह ही कर रही थी। उसके अलावा उसमें एक चीज़ ऐड की गई, लॉजिकल गणनाएं कर सकती थी, ठीक है, जैसे सॉर्ट करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर बड़ा छोटा निकालना, इस तरीके के डिफरेंस निकालना, ठीक। इसके अलावा उस मशीन में एक और ख़ास बात थी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोर और कंट्रोल। ये पांचों चीज़ें ये मशीन कर सकती थी। तो जब कर सकती है तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और यही थियरी आज भी हमारे कंप्यूटर में यूज़ होती है। इस कारण से फादर को, उनको तो पता भी नहीं होगा कि हमको कभी फादर कंप्यूटर बनाया जाएगा। उन्होंने 2 मशीनें बनाई, 2 मशीन बना करके उनको लगा कि हाँ बस अब ठीक है, उसके आगे जितनी उनकी क्षमता थी उन्होंने वो कर लिया। लेकिन उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि भविष्य में मेरा नाम अमर हो जाएगा,
अमर है वो, समझ लीजिए, ठीक है। अमर नाम हो गया है चार्ल्स बेबेज का, ठीक। तो अमर बनने के लिए पहले मरना पड़ेगा, तब ना आप अमर बनेंगे। मरना का मतलब खुद को जानिए, खुद की कमी जान करके मरिए, उसको सही करिए, तब जा करके कुछ होगा। उसके बाद 1945, ठीक है, डॉक्टर हॉवर्ड आइकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ठीक है, IBM कंपनी से मिले, वो एक प्रोजेक्ट पे काम करना था उनको, पैसों की ज़रूरत थी, फंडिंग की। तो उन्होंने क्या किया, IBM कंपनी से मिल करके अपना प्रोजेक्ट दिखाया और दिखा करके जो है IBM कंपनी को पसंद आया, उन्होंने एक मशीन तैयार कर दी, ठीक है। मशीन को नाम दिया गया मार्क फर्स्ट, और इसी मशीन को पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया, ठीक है। मतलब कंप्यूटर वर्ड ही आया था इस टाइम, डॉक्टर हॉवर्ड आइकन के टाइम, ठीक। उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई 24 मीटर, 15 मीटर और 2.44 मीटर, ठीक है। वजन 30 टन के आसपास, और जो पार्ट्स लगे हुए थे उनकी संख्या लगभग 7,50,000 के आसपास, ठीक है। और पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM, पहला कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति डॉक्टर हॉवर्ड आइकन। लेकिन नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि थ्योरी उनकी खुद की नहीं थी, ठीक है। तो ये हमने इवोल्यूशन में बताया इतना सारा। इसके बाद हम एक एक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 कुल जनरेशन है, पांचों जनरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसी वीडियो में बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरेशन्स में बता दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय सबको।